हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू सुपर इंजीनियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। ये दोनों सब्जेक्ट सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में समान वेटेज के साथ पूछे जाते हैं तथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तथा साथ ही साथ सभी सब्जेक्टों का बेसिक भी इसी में है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शंस, जिससे हमारी हर एक चीज कवर होती ही चलेगी। क्योंकि हमने अभी तक देखा है मैकेनिक्स मैकेनिक्स की तीन ब्रांचेज होती हैं, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इसे ही हम सोम अथवा मॉस के नाम से जानते हैं। दूसरी हमारी है अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसे हम लोगों ने सेमेस्टर एग्जाम में कवर किया होगा। इसी के साथ साथ फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट में हमारे है, इसे हम आगे कवर करेंगे। थोड़ा सा इसकी बेसिक इंट्रोडक्शंस की जाने तो हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम लोग किसी भी बॉडी, जो बॉडी डिफॉर्मेबल हो, मतलब कोई भी बॉडी ऐसे है इस तरह से हम लोग उसमें लोड लगाएं तो वो उस बॉडी का रेजिस्टेंस शो करे, अर्थात वो डिफॉर्म होने की टेंडेंसी रखती हो और वो रेजिस्टेंस क्रिएट करे जिससे वो डिफॉर्म ना हो पाए, ऐसी बॉडी का हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। साथ ही साथ अप्लाइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कोई भी बॉडी है वो रिजिड बॉडी के लिए हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोगों ने सेमेस्टर में कवर किया होगा। साथ ही साथ मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूँ तो मैं इसमें किसी भी फ्लूइड से, जैसे लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है, इसके स्टडी की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिफिनीशन देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। देखिए कह रहा है कि व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड इन डिफॉर्मेशंस अकर्स इन अ मटेरियल, जब किसी भी मटेरियल्स में फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होती है, वो डिफॉर्म होती है, विकृत उसमें उत्पन्न होती है। ड्यू टू कोहेजन्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल्स अप्रोच द डिफॉर्मेशंस, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेजिव फोर्स होता है इसे रेजिस्ट करता है। द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और यही जो रेजिस्टेंस होता है इसे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ये एक बॉडी दी हुई है, कोई भी डायग्राम है। अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, अगर चारों डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये बॉडी क्या होगी, इसे रेजिस्ट करेगी। और कब तक रेजिस्ट करेगी, जब तक कि ये अपनी अल्टीमेट पोजीशंस पर ना पहुंच जाए। जैसे ही इसमें अल्टीमेट इसकी स्ट्रेंथ के बराबर स्ट्रेस यहाँ पर आने लगेगा, ये बॉडी धीरे धीरे डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी और ये धीरे धीरे फेल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं, जो पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में यही अजम्पशंस हमारे अप्लाइड होते हैं। तो चलिए देखिए हैं, सबसे पहले है लिखा हुआ है कि मटेरियल्स इज एज्यूम टू बी होमोजीनियस। मतलब मटेरियल्स हमारा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। होमोजीनियस मटेरियल्स क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल्स उस मटेरियल्स को कहते हैं जिसकी हर पॉइंट पर हमारे पास प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। मान लीजिए हमारे पास कोई भी स्टील स्ट्रक्चर है, उसकी हर जगह प्रॉपर्टी सेम होती है, उसे हम लोग होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। होमोजीनियस के साथ साथ एक इसका दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब उसकी डिफरेंट डिफरेंट अगर पॉइंट पर बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हमारे पास प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे हमने देखा होगा कि पीसीसी, पीसीसी हमारा एक प्रकार का कैसा मटेरियल है, पीसीसी एक प्रकार का होमोजीनियस मटेरियल है। जबकि अगर मैं आरसीसी की बात करता हूँ तो आरसीसी हमारे पास हेट्रोजीनियस मटेरियल है। क्यों, क्योंकि आरसीसी में हम लोग स्टील का भी यूज करते हैं और कंक्रीट का भी यूज करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। सेकंड कह रहा है मटेरियल ओबे हुक्स लॉ। मटेरियल्स मतलब हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। हुक्स लॉ का मतलब होता है कि जो स्ट्रेस होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्ट्रेन की। मतलब स्ट्रेस एक ही पैरेलल, दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना स्ट्रेस आएगा पास स्ट्रेन भी डेवलप होगा। तीसरा कह रहा है कि मेंबर इज एज्यूम टू प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक किसे कहते हैं, प्रिज्मेटिक मेंबर्स वो होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शंस थ्रू आउट द लेंथ, अगर मैं कहूँ तो थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शंस उनका सेम होना चाहिए। जैसे मैं कोई भी स्टील की बार अगर कंसीडर कर सकता हूँ, उसका थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन हमारा कैसा होता है, सेम होता है। इसके बाद कहता है कि लोड इज एज्यूम टू बी स्टैटिक लोड होना चाहिए। लोड कैसे, कोई भी बॉडी है, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में किसी भी बॉडी की स्टडी करता हूँ तो उसमें जो बॉडी होती है वो हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है, अगर मैं किसी भी बॉडी पर मान लीजिए फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये फोर्स अप्लाई करने के बाद जो इसका एफनेट आएगा ना, वो हमेशा जीरो होना चाहिए। बॉडी हमेशा रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो बॉडी होती है उसका हम लोग सेल्फ वेट क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे हम लोग कंसीडर करके नहीं चलते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि मेंबर इज एज्यूम टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हमने अभी डिस्कस किया है बिल्कुल जस्ट।
आगे बढ़ते हैं, आगे लास्ट और कहता है कि मटेरियल इज सॉलिड कंटिन्यूअस एंड नो क्रैक नो वाइड देयर इज द मटेरियल्स। अर्थात मटेरियल्स इतना हमारा स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें हमारे पास क्रैक्स जैसे और वाइड्स डेवलप होने के चांस ना रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। देखिए इससे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सेमेस्टर एग्जाम कहें या एसएससी जेई कहें आरआरबी जेई कहें, इससे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता है। स्टिफनेस क्या होता है देखते हैं। स्टिफनेस कहता है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशंस, मतलब किसी भी बॉडी पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो उसे रजिस्ट कर रही है, डिफॉर्म होने की टेंडेंसी को रजिस्ट कर रही है, अर्थात डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग स्टिफनेस के नाम से जानते हैं। अच्छा आप लोग यहीं पर स्टिफनेस का एक फार्मूला भी लिख लीजिएगा, क्योंकि स्टिफनेस जो होता है वो होता है, मान लीजिए स्टिफनेस हमने एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी चीज से रिप्रेजेंट स्टिफनेस जो होता है फोर्स बाय डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है। अगर मैं इसकी डिफिनेशन की बात करता हूँ तो यूनिट डिफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो अप्लाइड किया गया फोर्स होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वैसे को हम लोग स्टिफनेस कहते हैं। ठीक है, और इसी के जस्ट अपोजिट यहीं पर मैं बता दूं आपको, इसी के जस्ट अपोजिट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अगर मैं कहूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है डेल्टा बाई पी, अर्थात जो यूनिट लोड लगाया गया, अगर मैं लोड को यूनिट कर देता हूँ, एक मान लेता हूँ, तो यूनिट लोड लगाने पर जितना भी हमारा डिफॉर्मेशन प्राप्त होता है उसे ही हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ये डिफिनेशन यहाँ नहीं दी हुई है, आप लोग लिख लीजिएगा सुन करके। अगली प्रॉपर्टी हमारी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में हम लोग देखेंगे, इलास्टिसिटी जनरली आप लोगों को पता होगा। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, जिसे मैं बना देता हूँ, ये मान लीजिए इस पर मैंने कोई भी लोड लगाया, कोई भी टेंसाइल नेचर का लगा सकते हैं या कंप्रेसिव नेचर का, इसका मान लीजिए पी लोड हमने लगा दिया। लोड लगाते ही ये बॉडी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ऐसे ही डिफॉर्म हो जाएगी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा क्योंकि लेंथ बढ़ रही है। और जैसे ही ये क्रॉस सेक्शन एरिया अपनी ओरिजिनल पोजिशन में तब तक नहीं आएगी, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ से लोड हटा दिया, जैसे ही लोड हटाएंगे तो ये अपनी पुनः पोजीशंस वही आ जाएगी जो पहले पोजीशंस थी। तो कह रहा है कि ये मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन इट रिगेन्स ओरिजिनल शेप टू साइज रिमूवल्स ऑफ इट्स लोड्स। जैसे ही हम लोड्स हटाएंगे तुरंत ये अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में आ जाएगी। ठीक है, अगली बेसिक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू विच मटेरियल्स अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशंस। मतलब मैंने अभी तक क्या किया था, इलास्टिसिटी में हमने लोडिंग लगाई थी, लोडिंग लगाते ही हमारी जैसे ही हमने लोडिंग लगाई तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसमें डिफॉर्मेशंस आ गया, मतलब इसकी लेंथ बढ़ गई। लेकिन अब क्या हुआ, अब लोडिंग हटाया तो हमारे पास पहली पोजीशंस में आ गई थी। लेकिन प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, जैसे ही हमने लोडिंग लगाई, लोडिंग लगाने के बाद हमने लोडिंग हटा दिया ना, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को गेन नहीं करता है, ये वैसा ही बने रहता है। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉलीथीन, पॉलीथीन में आप दोनों तरफ से कोई टेंसाइल फोर्स लगाइए, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, इसके बाद जैसे ही आप लोड हटा देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आएगी। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। चलिए अगली डिफिनेशन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले है हमारे पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब एक प्रकार का इतना इसमें टेंसाइल फोर्स लगा दिया जाए, इतना लगा दिया जाए कि बॉडी फेल ना हो, बट वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ लगा दिया जाए कि वो बॉडी हमेशा वायर में कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए, कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टू ऑल दीज लार्ज डिफॉर्मेशंस आर लार्ज एक्सटेंशंस, मतलब लार्ज उसमें एक्सटेंशंस हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, विदाउट फेल्योर। टर्म क्या है, विदाउट फेल्योर, बिना फेल हुए। टर्म्स ऑफ मटेरियल्स हाई डक्टिलिटी, अर्थात उसमें इतना हम लोग डक्टिलिटी, उसमें इतना टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर दिए हैं कि वो हमारा वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। जैसे देख लीजिए ये कोई भी मेटल्स है, इस मेटल को हम लोगों ने टेंसाइल फोर्स लगा करके एक इसमें वायर का एक बंडल बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगली हमारी प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है, ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता। अगर हिंदी में हम लोग बात करते हैं तो इसे कहते हैं भंगुरता। बेसिक मतलब होता है कि लैक ऑफ डक्टिलिटी, लैक ऑफ डक्टिलिटी। अभी हमने डक्टिलिटी की डिफिनेशन पढ़ी, हमने क्या कहा, डेप्थ ऑफ डक्टिलिटी, लिख लीजिएगा क्योंकि बन नहीं रहा है। लैक ऑफ डक्टिलिटी का मतलब इसमें हमारे पास डक्टिलिटी नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाते ही ये बॉडी क्या हो रही है, तुरंत ही ब्रेक हो जा रही है। कह रहा है कि मटेरियल इज टू वीक इन टेंशन, क्योंकि उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है, इस
वजह से वो हमारा टेंशन में वीक है। स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, फेल्स सडन आर कॉल्ड ब्रिटिल। अब आप देखते हैं कंक्रीट में जब हम लोग आरसीसी पढ़ेंगे तो आरसीसी में हम लोग देखेंगे क्यों हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं और बीम को हम लोग क्यों अंडर रेनफोर्स्ड के लिए डिजाइन करते हैं, क्योंकि अगर मैंने ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शंस के लिए डिजाइन कर दिया ना तो क्योंकि हमारे पास कंक्रीट होता है ब्रिटिल क्वालिटी का, और जैसे ही इसमें ओवर रेनफोर्स्ड है तो यहाँ पर हमारे पास पहले फेल कौन हो जाएगा ओवर रेनफोर्स्ड में। ओवर रेनफोर्स्ड अगर सेक्शंस हम लोग लेते हैं तो हमारे पास तो भाई कंक्रीट तो फेल होगा नहीं। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी स्टील फेल हो। क्या फेल हो, स्टील फेल हो, जिससे हमारे पास क्या हो जाए, वार्निंग मिल जाए। अगर मैं कंक्रीट फेल करता हूँ तो फिर हमारे स्टील डालने का तो कोई मतलब ही ना हुआ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स कह रहा है कि ग्लास हो गया, वुड्स हो गया, कास्ट आयरन हो गया। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पिछली बार एसएससी जेई शायद 2023 या 2022 में पूछा गया क्वेश्चन से। आपसे ये पूछा था कि ग्लास में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ग्लास में देखिए ग्लास एक प्रकार का ब्रिटल मटेरियल्स है। कैसा है, ब्रिटल मटेरियल्स है, लेकिन ग्लास को जो बनाया जाता है ग्लास में मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि हम लोग वो इसमें देखते हैं ना कि कितना पतला सा ग्लास बना देते हैं, सीट्स बना देते हैं, हो सकता है 5 mm 10 mm तक के हमारे ग्लास होते हैं, लेकिन फिर क्या हम उसमें क्या टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो क्योंकि वो ब्रिटल है तो उसमें टेंसाइल फोर्स होगी नहीं, डक्टिलिटी है नहीं, तो उसे हम लोग मेलेबिलिटी द्वारा बनाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास फिगर भी दिया है कि हमने कोई भी मान लीजिए रॉड थी, उस पे हमने पी टेंसाइल फोर्स लगाया जिसके बाद ये तुरंत ही ब्रेक हो गई। कोई भी यहाँ पर इलोंगेशन शो नहीं हो रहा है, कोई भी ना कोई कप कोन फेल्योर हो रहा है। अगर इसमें इलोंगेशन होता तो यहाँ पर कप कोन फेल्योर होता और ये संरचना कुछ ऐसे जाकर के ब्रेक होती जाकर के। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अगली डिफिनेशन हमारी है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो हम लोग बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, क्योंकि हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस वजह से लेके चलते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी हम लोग जैसे कार ड्राइव करते हैं और कार ड्राइव करने में हम लोग की जो स्पीड है मैक्सिमम हम लोग मान लीजिए 100 km/h की स्पीड से हमारी रेंज है कि इतना हम लोग चला सकते हैं, लेकिन घर वाले हमारे क्या कहते हैं, घर वाले यही कहते हैं कि बेटा तुम्हें 60 के ऊपर नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि चला सकते हो लेकिन एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं कि इतनी ही लिमिट आप लोग रखिए क्योंकि ये सेफ लिमिट है। वही चीज है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन आता है कि जो डक्टाइल्स मटेरियल होता है ना, इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है ना वो यील्ड स्ट्रेस पर लगता है। किस पर लगता है, यील्ड स्ट्रेस पर लगता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ब्रिटल मटेरियल्स की, तो ब्रिटल मटेरियल्स में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस पर लगता है। क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो होता है एक भी इलोंगेशन ही नहीं शो करता, उसमें यील्डिंग नहीं आती। यील्डिंग का मतलब होता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है मान लीजिए वो रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस शो कर रहा है फेल होने से पहले तो धीरे धीरे वो डिफॉर्म होगा, तुरंत ब्रेक नहीं होगा, सडन ब्रेक नहीं होगा। इस वजह से हम लोग बात करते हैं अगला। तो हमारे पास देख लीजिए ये फार्मूला लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारे पास होगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा यील्ड, ये जो हमारे पास डक्टाइल मटेरियल्स के लिए है, यील्ड स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस जिसे हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं कि इतना हम लोग परमिट कर रहे हैं, हमें इतना गाड़ी अलाउ है चलाने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो अल्टीमेट स्ट्रेस बटे परमिसिबल अथवा वर्किंग स्ट्रेस की बात करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे की अगली प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है, अभी मैंने इसकी चर्चा भी की थी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी मटेरियल्स को पीट पीट करके इतना पतला कर दिया जाए कि उसकी एक सीट्स कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए, सीट्स। आपने मार्केट में देखी होगी एल्यूमिनियम की सीट्स होती हैं जिसके बक्सेट से बनते हैं। तो वही कह रहा है कि मटेरियल प्रॉपर्टी या मटेरियल टू विच इट इज द स्प्रेड, मतलब फैला दें, ऑन द सीट्स कैन बी फॉर्म्ड, मटेरियल कैन बी मिलेबल बट नॉट डक्टाइल। देखिए ये लेड का एग्जांपल दिया है। यही हमने कहा था कि ग्लास जो पूछा गया था कि मटेरियल्स जो होता है वो मिलेबल तो है बट डक्टाइल नहीं है, उसके अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं है। ये देखिए अगर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लोहार क्या करता है, किसी भी एक मेटल्स को लेता है उसको पीट पीट कर हो सकता है जो हमारा किचन का तवा होता है उसे बना दे, कुछ भी। तो ये सब चीजें मेलेबिलिटी के अंतर्गत ही आती हैं। अगली हमारी प्रॉपर्टी है टफनेस। टफनेस क्या होती है, टफनेस का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इतना रेजिस्टेंस हम लोग बॉडी के अंदर, इतना रेजिस्टेंस है, इतना रेजिस्टेंस है कि वो अपनी अल्टीमेट पोजीशन तक, जहां पर हम अल्टीमेट मतलब जहां तक ब्रेकिंग पॉइंट है वहीं जाकर के ब्रेक होती है। क्या होती है, ब्रेक होती है जाकर के। तो देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टफनेस इज द रेजिस्टेंस इफ द सडन लोडिंग एब्जॉर्ब मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये तो देखिए ये दूसरी एक डिफिनेशन ये भी होती है कि जिसे हम लोग सडन लोडिंग लगा रहे हैं, सडन लोडिंग लगाते समय क्या करते हैं, इसे रजिस्ट करती है। लेकिन दूसरी अगर मैं डिफिनेशन की बात करता हूँ
इसके डायग्राम से, तो ये डिफिनेशन से भी पूछी जाती है कि मान लीजिए कोई भी बॉडी में इतना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक रेजिस्टेंस कहाँ तक शो करे, फ्रैक्चर पॉइंट तक। जब मैं बताऊंगा आगे जाकर के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो फिर पूरी डिटेल वाइज हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ तक हमारे पास क्या होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ तक हम लोगों की बॉडी क्या होती है, यहाँ तक इलोंगेशन शो करती है। दूसरी डिफिनेशन से जो यहाँ पर दी हुई है कि किसी भी बॉडी पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सडन सडन लोड कैसे होता है, अगर एक सडन लोड आपने जब आगे हम लोग अभी जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो एक क्वेश्चंस बनता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन जब हम लोग सडन सडन अगर स्ट्रेस आ रहा है, सडन लोडिंग आ रही है, तो ये स्ट्रेस जो हमारे पास लोडिंग की कंडीशंस होती है ना, ये टू हो जाती है। क्या हो जाती है, टू पी हो जाती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारी हार्डनेस। अच्छा, ये की प्रॉपर्टी और होती है जिसे हम लोग मॉडुलस ऑफ टफनेस की बात करते हैं। चलिए उसे आगे हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जैसे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ तक होता है, यहाँ पर अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट होता है। अल्टीमेट पॉइंट के आगे जैसे ही फ्रैक्चर पॉइंट, तो यहाँ तक का जो एरिया होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। तथा दूसरी डिफिनेशन इसकी ये पूछी जाती है कि जो हमारा टफनेस होता है ना, टफनेस टफनेस में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ टफनेस कहा जाता है। चलिए अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी कहती है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस कह रहा है कि हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल्स पेनिट्रेशन या इन अदर हार्डर मटेरियल्स टू रिसीव परमानेंट सेट। मतलब मैं किसी भी एक मटेरियल्स को दूसरे मटेरियल्स के ऊपर रखता हूँ और लोडिंग लगाता हूँ, तो उसमें फ्रिक्शन तो जनरेट होगा, लेकिन फ्रिक्शंस की वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ, कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर अप्रोच करेगी, हमेशा उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। पेनिट्रेशन के प्रति रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। कह रहा है कि ए मटेरियल्स एबिलिटी टू विदस्टैंड फ्रिक्शनल इसेंशियली एब्जॉर्ब रेजिस्टेंस टू हार्डनेस। लोडिंग की वजह से जो हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसे अप्रोच करना चाहिए, वो चीजें रजिस्ट करना चाहिए, ना कि फेल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी स्लिप करती है, किसी भी रोड पर चलती है, तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट करती है ना। इसकी जनरली ये थोड़ी है कि तुरंत वहां पर जा करके ब्रेक हो जा रहा है रोड। हाँ, रोड समय के साथ ब्रेक होती है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं होती है। धीरे धीरे तो लॉसेस होंगे ही समय के साथ, क्योंकि मटेरियल्स में लॉसेस होंगे तो वो भी लॉसेस होगा। तो वही कह रहा है कि ये हमारे पास हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है। अगली डिफिनेशन हमारे पास बात करते हैं, अगली जो प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कहते हैं क्रीप। क्या बोलते हैं, क्रीप। देख लीजिए क्रीप, क्रीप क्रीप क्या होता है, क्रीप का मतलब ये होता है कि एक अगर लॉन्ग समय तक, एक लंबे समय तक किसी भी मटेरियल्स, मान लीजिए कोई भी स्थिर स्थिर बॉडी है, ठीक है, उसमें लंबे समय तक कोई लोडिंग आ रही है। मान लीजिए ये हमारे पास आपने देखा होगा, ये मान लीजिए कोई बीम है, एक लंबे समय तक इसमें कांस्टेंट लोड आ रहा है। मान लीजिए हमने ये रख दिया कि यहाँ पर 100 केजी का लोड आ रहा है, ठीक है, और इसमें इसके अलावा कोई लोड ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये मान लीजिए 10 15 साल तक लगा रहा, तो धीरे 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 क्या करेगा, इस बीम को थोड़ा थोड़ा सा बेंड करेगा। मतलब देखने में तो उतना नहीं लगेगा, लेकिन ये बेंड हो जाएगी। हमने दिखाने के लिए इतना सा मतलब बेंड किया है, यही है प्रॉपर्टी क्रीप कहलाती है। क्रीप कहता है इट इज द मटेरियल्स ऑफ ड्यू टू विच अंडर गोज एडिशनल डिफॉर्मेशन इलास्टिक स्ट्रेन। धीरे धीरे उसमें इलास्टिक स्ट्रेन जनरेट होगी, जब स्ट्रेन जनरेट होगी तो डिफॉर्मेशन होगा। विद पासिस ऑफ टाइम सस्टेन लोडिंग, सस्टेन मतलब एक लगातार कंटिन्यूटी के साथ जो लोडिंग आ रही है उसकी वजह से ये हमारे पास आ रहा है। क्रीप्स अकर ड्यू टू डेड लोड। डेड लोड का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट लोड जो लगातार उस पर आ रहा है, उससे हम लोग ना डेली वो चेंज नहीं हो रहा है। लाइव लोड क्या होता है, लाइव लोड जैसे हम लोगों का लोड हो गया, किसी भी चेयर का लोड हो गया, टेबल का लोड हो गया, आज टेबल यहाँ पड़ा है, कल वहाँ पड़ा है, हम लोग कल आज यहाँ खड़े हैं, कल वहाँ खड़े हैं, तो वो हमारा लाइव लोड कहलाता है। आगे हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे इसे आरसीसी में। और डेड लोड इज द, अब इन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर अगर हाई है तो स्ट्रेस हाई हो, क्योंकि स्ट्रेन हाई होगी, टेम्परेचर की वजह से मटेरियल्स की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है, तो वहां पर जो क्रीप के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स के जो हमारे पास टेम्परेचर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है क्या, क्रीप। ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद देख लीजिए हमारे पास ये मटेरियल्स था, इसमें मान लीजिए पी लोड लग रहा था, कंटिन्यूटी के साथ इसमें लगा रहा। एक लंबे समय के बाद ये धीरे धीरे सीट क्या हो गई, जाके पतली हो गई, क्योंकि इसमें इलोंगेशन शो कर दिया, डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आगे आगे हम लोग चलते हैं अगली
अगली डिफिनेशंस की ओर। उन्होंने कहा फटीग फेल्योर क्या होता है। फटीग फेल्योर का मतलब क्या होता है, देखिए समझिएगा। जब हम किसी वायर को तोड़ते हैं, आपने देखा होगा जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, वायर को दोनों तरफ से पकड़ते हैं। पहले हमने ऊपर की ओर बेंड किया, फिर नीचे की ओर बेंड किया, फिर ऊपर की ओर बेंड किया, फिर नीचे की ओर बेंड किया। बेंड करते गए ऐसे लगातार, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक लोडिंग कहते हैं। पहले हम ऐसे करते हैं, सॉरी, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे बेंड करते हैं, फिर इसके बाद ऐसे बेंड करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ये मतलब एक ही पॉइंट पर करते हैं, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे अपनी अल्टीमेट पोजीशन पर आएगा। इससे हमारे पास उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और धीरे से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल्स अगर दूं तो रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा। मान लीजिए सस्पेंशन में कोई ज्वाइंट रखा है और वहां से जब ट्रेन गुजरती है ना, तो जैसे ही ट्रेन का पहिया उसके ऊपर से निकलता है ना, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे बेंड होता है। जैसे ही ट्रेन का पहिया आगे जाएगा, ये फिर अपनी पोजीशन पर आएगी, फिर धीरे धीरे फिर बेंड हो जाएगी। तो ये चलते चलते धीरे धीरे वहां पर फटीग फेल्योर के चांस बने रहते हैं। समझ में आ गया। तो यही चीजें लिखा है कि रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ में हमारे पास क्या होती है, कमी हो जाती है ड्यू टू रिपीटेड लोडिंग ऑफ फटीग, मतलब बार बार रिपीटेड रिपीटेड अथवा साइक्लिक लोडिंग। ठीक है, इसी की वजह से होता है। इसी के बाद होता है डिट्रूशन ऑफ मटेरियल्स अंडर द रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग, लोड रिजल्टिंग ऑफ प्रोग्रेसिव क्रैकिंग अल्टीमेट लीडिंग टू फ्रैक्चर इज कॉल्ड। ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्रैक्स होगा और वो मटेरियल्स फ्रैक्चर में जाकर के फेल होगा। अगर इस डायग्राम को, वही डायग्राम जो अभी मैंने बता दिया, वही दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई मटेरियल्स है, उस मटेरियल्स में धीरे धीरे पहले ऐसे लोडिंग आई, मान लीजिए जितना टेंसाइल नेचर की लोडिंग आई उतना कंप्रेसिव हुआ, फिर टेंसाइल हुआ, फिर कंप्रेसिव हुआ, उतना ही पॉजिटिव निगेटिव लोडिंग करते करते धीरे धीरे वहां पर जीरो होगा और इसके बाद वो मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी। इसी के साथ एक डिफिनेशन पूछी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इंडूरेंस लिमिट। क्या बोलते हैं, इंडूरेंस लिमिट। इंडूरेंस लिमिट क्या होता है, ये फटीग फेल्योर से ही संबंधित है। क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए जिस पॉइंट पर मान लीजिए फटीग फेल्योर हो गया, धीरे धीरे लोडिंग आई, एक समय के बाद ये मटेरियल्स क्या हो गया, वहां से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने टाइम पे जो हमारी उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी थी, वही जो कैपेसिटी होती है वो इंडोरेंस लिमिट कहलाती है। मान लीजिए हम लोग इसमें लोड ला रहे थे, लोड लगा रहे थे, एक समय आया तो ये टूट गई। अगर मैं इसे उसे डायग्राम से समझने का प्रयास करता हूँ, तो ये मान लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की उसी से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर एक समय आएगा, यहाँ तक मटेरियल्स में लोडिंग आई, लोडिंग नहीं, यहाँ तक मटेरियल्स अभी सेफ है। यहाँ के ऊपर अगर जैसे जैसे लोडिंग समय के साथ चलती गई और जैसे ही ये लिमिट उसने क्रॉस की, वही मटेरियल्स फेल हो गया। यही जो लिमिट होती है इसे ही हम लोग एंड्योरेंस लिमिट के नाम से जानते हैं। तो इसे याद रखना, एंड्योरेंस लिमिट जो होती है वो हमारे पास वही लिमिट होती है जहाँ पर फटीग फेल्योर हमें देखने को मिलता है। चलिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। आगे की क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर को कवर करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को ही नहीं, पूरे सब्जेक्ट को हम लोग, जो सिविल इंजीनियरिंग के 12 से 12 सब्जेक्ट हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, हम लोग धीरे धीरे सारे सब्जेक्टों को कवर करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करिए। साथ ही साथ ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ साथ आपको ये जरूर बताना है कि वीडियो के साथ साथ ये जो मैंने कंटेंट दिया है और ये कंटेंट कैसा लगा। ये कंटेंट कोई बेटा वैसा नहीं है कि मान लीजिए कोई बड़ी सी बुक है उससे हमने छाप दिया। इसमें जो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें बनती हैं उनको रखा गया है। अगर ये आप चाहते हैं कि हम लोग इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे तो, क्योंकि अभी समय भी नहीं है, एग्जाम भी करीब है, तो आप क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल हम बनाकर उसमें डाले दे रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और सीधा कंटेंट की पीडीएफ आप लोग अपने पास कलेक्ट करके रखते जाइएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका कितना बेहतरीन नोट्स तैयार होते हैं जाकर के। तो चलिए आपसे मेरा इतना ही आग्रह है कि धीरे धीरे मेरे को सपोर्ट बनाए रखिएगा और मैं धीरे धीरे आपको पूरे सब्जेक्ट के इसी तरह से नोट्स, चाहें तो आप इन नोट्स को पोर्टेबल फॉर्म में निकलवा सकते हैं आप लोग, इसकी हार्ड कॉपी, लेकिन वो पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिएगा, जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ धीरे धीरे आप इन्हें रखते जाइए, स्टोर करते जाइए और आपका एक बेहतरीन सा नोट्स बन करके तैयार हो जाएगा। और ये नोट्स ऐसे नहीं होंगे केवल इसमें पॉइंट वाइज चीजें होंगी, आप लोग क्या करेंगे, एक बार स्क्रीन देखेंगे आपके दिमाग में छपता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई तमाम फर्जी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, केवल वही चीजें हैं जो सीधा डायरेक्ट एग्जाम में बनती हैं। तो चलिए धन्यवाद आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।